सो हेलो एवरीवन। तो मैंने जैसा कि बताया था कि लास्ट वीडियोस में अपन इंटरनेट सिक्योरिटी ख़त्म कर लिया था। तो आज अपन ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये मैंने अपने जो लास्ट वीडियो थी कि बेसिक डाउट्स एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, तो उसमें मैंने सब अपना प्लान क्लियर किया था कि अपन आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरनेट सिक्योरिटी हो गया है, अब अपन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। अब ज्योग्राफी में क्या करना है उसका मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे करेंगे अपन। ठीक है, 5 अपन ने इंटरनेट सिक्योरिटी के, एक सेकेंड दिख रहा है इसमें। हाँ, तो इंटरनेट सिक्योरिटी जो थी, इंटरनेट सिक्योरिटी, उसके अपन ने 5 आंसर लिखे थे। ठीक है, 5 आंसर्स। और जो 5 थे वो अलग अलग टॉपिक से लिखे थे, जैसे कि टेररिज्म, नक्सलिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब ज्योग्राफी में भी अपन नहीं करने वाले हैं। ज्योग्राफी में जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप जब GS1 का सिलेबस उठाएंगे, ठीक है, तो ये GS1 का सिलेबस आपको कहीं पे भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप गूगल पे डाल दोगे ना GS1 का सिलेबस तो आ जाएगा। तो उसमें जो ज्योग्राफी उसके मेन टॉपिक्स हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ज्योग्राफी भी लगभग 5 मेन टॉपिक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहला तो है अपना वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, दूसरा है अपना रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीसरा है अपना क्या बोलते हैं जियो फिजिकल फिनोमिना। इसमें क्या आता है अपना, क्या बोलते हैं अर्थक्वेक वगैरह, सुनामी वगैरह। ठीक है, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, इस तरह से। और जैसे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें क्या आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन रेंजेस, के माउंटेन रेंजेस पूछ लेगा। ठीक है, माउंटेन्स, आइलैंड्स वगैरह। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सब। ठीक है, रिसोर्सेज में पूछ लेगा कि जैसे इस बार पूछा था कि रबर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ पे है, इस तरह से। तो अलग अलग रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेगा। ठीक है, इसमें और एक टॉपिक है कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो कोल इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ की, इस तरह से लोकेशन पूछ सकता है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक अपना क्या है, क्लाइमेट चेंज वगैरह के द इफेक्ट ऑफ ऑन क्रिटिकल जोग्राफिकल फिनोमेना, ऐसे कुछ है टॉपिक, शायद मैं नाम भूल गया। तो बेसिकली उसमें क्लाइमेट चेंज वगैरह आता है कि क्या मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपने जोग्राफिकल फिनोमेना पर। मतलब जैसे कि क्लाइमेट चेंज होने से अर्थक्वेक में क्या इंक्रीज़ हुआ है, तेज वॉल्केनो कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे आइस मेल्ट हो रही है, इस तरह से। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक में अपन ने फिर से डिवाइड किया है इसको, जैसे अपन ने इंटरनेट सिक्योरिटी में किया था, इसमें भी अपन ने इस तरह से डिवाइड किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन कि लेकिन ज्योग्राफी थोड़ा ब्रॉड है और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वेटेज लगभग 100 मार्क्स के करीब होती है, 250 में से 100 के मान चलो कि ज्योग्राफी आनी है। ठीक है, 80 से 100 मान चलो। इस बार भी शायद इतने की करीब आई थी। ठीक है, तो एनालिसिस में अलग से बता दूंगा कि हर पेपर में हर साल कितने मार्क्स का कितना क्या क्या आता है। ठीक है, तो अभी ज्योग्राफी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये तो वेटेज ज़्यादा है। इंटरनेट सिक्योरिटी की इतनी वेटेज नहीं थी, मुश्किल से 25-50 मार्क्स का कुछ होता है, 25 to 50 मार्क्स इतना कुछ चलता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी की वेटेज ज़्यादा है तो अपन आंसर भी ज़्यादा लिखेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि एक टॉपिक से अपन 2-2 आंसर लिखा करेंगे, 2 आंसर्स ईच। ठीक है, तो 5 टॉपिक से इंटू 5 कितना हो गया, 10 आंसर्स लिखेंगे अपन अगले आने वाले 10 दिनों में लगातार कंटिन्यूस। ठीक है, एक भी दिन ऐसा ब्रेक नहीं होगा क्योंकि मैं 2-3 दिन का ब्रेक ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है, तो 10 आंसर लिखेंगे। तो ऐसे ही हर टॉपिक, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो तो एक 10 मार्कर लिख देंगे, एक 15 मार्कर, इसमें भी एक 10 मार्कर, एक 15 मार्कर, इस तरह से। ठीक है, सब में 10 आंसर लिखने वाले हैं अगले 10 दिनों में अपन। तो आपको रोज़ मेरे संग देखना है। अगर आप बिगनर है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि बिगनर है वो तो क्या करना है, फिर से बता देता हूँ कि बिगनर हो, अभी ज़्यादा आंसर लिखे नहीं है आपने, तो आप कुछ मत करो, मेरी वीडियोज़ को देखो सिर्फ। ठीक है, बार बार देखो। ठीक है, बार बार देखो, जिससे है ना आपको पता चले कि आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे मैं पॉइंट्स यूज़ कर रहा हूँ, कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कैसे मैं डेटा डाल रहा हूँ, कैसे मैप, कैसे डायग्राम, सब चीज़ें। ज्योग्राफी में तो मैप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो उस तरह से आपको बार बार देखनी है। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट हो, मतलब थोड़े बहुत आपने आंसर लिख चुके हैं, तो आप मेरे साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो। ठीक है, तो साथ साथ यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट करो, लिखो, और फिर मुझसे कंपेयर, मतलब मेरे क्वेश्चन से आंसर से कंपेयर करो। ठीक है, अगर एडवांस लेवल है, मतलब
या तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते करते, या मेन से एक आध बार लिख चुके हो, तो आप मतलब अपना आंसर लिख के और अपलोड करो, ठीक है। अपलोड के लिए देखो, कमेंट में मुझे पता नहीं था कि अपलोड होता है, तो मतलब मैंने गूगल फॉर्म बना दिया है, तो उसकी मैं लिंक इसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो आप अपने वहाँ पे आंसर अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा अपने डाउट भी पूछ सकते हो, डाउट तो कोई भी पूछ सकता है इनमें से, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म की लिंक डली होगी, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सब मैंने बता दिया, इस तरह से अपना प्लान होगा अगले आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ पहले क्वेश्चन से। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये शायद 2013 का क्वेश्चन है, इनसे 150 वर्ड्स में लिखेंगे अपन, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, देखो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिए, ठीक है। डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इज सपोर्ट। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब बहुत बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये अपन इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे अपन इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और कैसे अपन डायग्राम्स का यूज़ करेंगे, वो देखना है आपको इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि दिख रहा है ना इसमें, हाँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी was proposed by, किसने प्रपोज की थी, अल्फ्रेड वेजनर, ठीक है, ठीक है। इसका नाम बॉक्स में डालो, अल्फ्रेड वेजनर, ठीक है। इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन of oceans and continents around the world, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। तो क्या कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, पहले क्या था कि जब अपना अभी तो अपने जो कॉन्टिनेंट अभी दिख रहे हैं, ये तो अभी अभी की, मतलब ये कुछ मिलियन साल पहले ही बने हैं। पहले क्या था, अर्थ में पूरा ऐसा था कि, देखो इसमें डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूँ कि पहले था कि एक बड़ा बड़ा सा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और एक पूरा सी था जिसका नाम था पेंथलासा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्रेक हो गया दो पार्ट में, इस तरह से। ये ऊपर बन गया अपना लॉरेशिया, ठीक है। बीच में था अपना तैथिस सी, और नीचे था अपना गोंडवाना लैंड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके ये लॉरेशिया ब्रेक होते गया, गोंडवाना लैंड ब्रेक होते हो गया, और आज के जो कॉन्टिनेंट्स है वो फॉर्म हो गए। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जैसे जब भी अपन बोलते हैं ना गोंडवाना लैंड मास, जो गोंडवाना लैंड मास के पार्ट थे वो काफ़ी रिच थे मिनरल रिसोर्सेज में। वहाँ पे मिनरल्स वगैरह और एलिमेंट आयरन वगैरह सब ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने एक डायग्राम से बना दिया है, ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, इसको फिगर में लिख देते हैं। अर्ली कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ठीक है। अब देखो, इसे अपन ने इंट्रो दे दिया है, एक डायग्राम से बना दिया है अपन ने। अब क्या है कि ये पूछ रहा है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। और अपन को इसके सपोर्ट में एविडेंस बताने हैं। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ कि 2-4 लाइन में, मतलब हर बार मैं ऐसे, वैसे मैं पैराग्राफ में यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब वैसे अपने इंट्रो में सब बता दिया है, बस ये बता दूंगा कि कैसे ये ब्रेक हुए कॉन्टिनेंट। अपन ने सिर्फ इतना लिखा है कि किससे डील करती है, मैंने ये नहीं बताया है कि क्या है इसके अंदर, मतलब, ठीक है। मैंने डायग्राम तो बना दिया है, तो मैं थोड़ा एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इधर मैं इधर एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या था। पैराग्राफ में बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे जो एविडेंस है इसके सपोर्ट में, ठीक है, एविडेंस इन सपोर्ट, तो उसमें तो मैं सीधा मतलब 5 पॉइंट लिख दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो पैराग्राफ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ऐसा है, बेजनर predicted that millions years ago the
वर्ल्ड was divided into Pangaea, ठीक है, Pangaea and Pangaea ब्रैकेट में all continents, ठीक है, all continents and Panthalassa, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ऑल सीज या ऑल ओशियन लिख सकते हैं, ठीक है। पेंजिया को अंडरलाइन करना है, पैंथलासा करना है। लेटर दे ब्रोक डाउन टू फॉर्म लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड with Tethys Sea in between, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ फिगर, ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि फिगर देखना है, ठीक है। लेटर दे ब्रोक down and drifted formed present oceans and continents, ठीक है। तो फॉर्म प्रेजेंट ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, ये इसको अंडरलाइन करो, लॉरेशिया को अंडरलाइन करो और टेथसी को अंडरलाइन करो, ठीक। तो वैसे मैं पैराग्राफ यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पहली बार यूज़ करके बताया। कोशिश करो कि ना करो, पॉइंट्स में लिखो। इसको मैं पॉइंट्स में भी लिख सकता था, लेकिन मुझे पैराग्राफ में एक बार दिखा दिया कि कैसे, और कोई करता है तो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ में तो सीधी सिंपल लैंग्वेज आती है, पॉइंट्स पूरा कंप्लीट लिखो पॉइंट तो ही बढ़िया है। पैराग्राफ में लिख रहे हो तो, जब पॉइंट्स में लिख रहे हो तो अपन आधे अधूरे थोड़े पॉइंट लिखते हैं, जिससे एग्जाम में आगे समझ जाता है, ठीक है। अब मैं अगला हेडिंग जो बनाऊँगा, तो अपन को एविडेंस बताना है सपोर्ट में, ठीक है। तो इसमें ठीक है ये लिखा था कि, ठीक है, ये था अपना अगला कि डिस्कस प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इस सपोर्ट। तो क्या क्या एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में, ठीक है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट, तो क्वेश्चन से डायरेक्ट हेडिंग उठा लिया मैंने, ठीक है। और इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या डालेंगे अपन कि जो अपना सबको पता है कि पहले जो अभी जो वर्ल्ड है, तो आप जब अफ्रीका और साउथ अमेरिका मैप देखेंगे तो वो फिट होते हैं, जिसको हम जिग्सॉ फिट बोलते हैं, जिग्सॉ फिट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है, shows that they were together earlier, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपना जिग्सॉ फिट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर डिलाइट, ठीक है। ग्लेशियर डिलाइट डाल दो। ग्लेशियर डिलाइट क्या होता है कि जहाँ पे भी ग्लेशियर होता है, ठीक है, तो ग्लेशियर जब ज़मीन के ऊपर मूव करता है ना, लैंड के ऊपर, तो वो घिसता है लैंड को, और वो उससे जो है ना, जो क्या बोलते हैं, जो रिमेन्स होते हैं लैंड के, वो एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको अपन मोरेन्स बोलते हैं, मोरेन्स, MORAINES, मोरेन्स, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जो ग्लेशियर डिलाइट मतलब ग्लेशियर की जो घिसने, जो रगड़ होने वाले पार्ट थे, और जो मोरेन्स थे,
वो कुछ कुछ कॉन्टिनेंट्स में इकट्ठे हुए, जैसे कि मान लो वो आपको अफ्रीका में मिलेंगे, साउथ अमेरिका में मिलेंगे ऐसे, और इंडिया, मतलब ऐसे ऐसे कॉन्टिनेंट जो अभी ग्लेशियर पे है ही नहीं। मतलब जो नॉर्थ, अब ग्लेशियर तो नॉर्थ या साउथ पोल में होते हैं, और थोड़े बहुत अपने इधर हिमालयस रीजन, क्या बोलते हैं, हिंदुकुश रीजन में है, ठीक है। तो अब जो ग्लेशियर, मतलब उस टाइम जो कॉन्टिनेंट नॉर्थ या साउथ पोल, जैसे इंडिया था वो अपना पहले साउथ पोल में था, फिर धीरे धीरे करके वो अपना इधर आ गया, जो अपन अभी देखते हैं ट्रॉपिक्स में, ठीक है। तो जो अब जो उस टाइम जो लैंड था वो तो अभी भी है, ठीक है। तो उस टाइम जो ग्लेशियल के टिलाइट के जो रिमेन्स थे वो तो अभी भी पाए जाएंगे, आया समझ में। तो ग्लेशियल टिलाइट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लैंड आज अभी ट्रॉपिक्स में दिख रहे हैं वो कभी ग्लेशियर में हुआ करते थे, मतलब वो ग्लेशियर से ट्रॉपिक्स में मूव करके आए हैं, ठीक है। तो इसको अपन ग्लेशियर टिलाइट बोलते हैं, ठीक है। इन गोंडवाना सिस्टम, ठीक है। तो जैसा कि आपने मैप में देखा था, गोंडवाना अपना साउथ में था, लॉरेशिया नॉर्थ में था। तो ग्लेशियर टिलाइट कहाँ पे होगा, जहाँ पे ग्लेशियर होगा, ठीक है। तो गोंडवाना सिस्टम में, ठीक है। गोंडवाना सिस्टम हैव रिजेम्बलेंस टू अफ्रीका पार्लियामेंट मेडागास्कर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेक्टर, ठीक। तो आपने तो समझ रहे हो कि इन कंट्रीज़ में, इन जगहों पे अपने ग्लेशियर टिलाइट पाए गए हैं, जो कि अभी और ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कभी अभी पोल पे नहीं है, ये सब ट्रॉपिक्स में है, या फिर ट्रॉपिक क्या बोलते हैं, आर्कटिक या अंटार्कटिक सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो ग्लेशियर टिलाइट पाए गए थे, मतलब ये एक टाइम पे पोल पे सिचुएटेड थे, जो मूव कर करके यहाँ हैं, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जिक्सो फिट से भी ये होता है कि पहले जो सेम थे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, अब वो ड्रिफ्ट होकर दूर हो गए हैं, इस तरह से। एक और पॉइंट उठाएंगे अपन, एक और पॉइंट, ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। गोल्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, फाउंड इन घाना विथ सोर्स रॉक इन ब्राज़ील, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि गोल्ड डिपॉजिट, मतलब गोल्ड की खदानें मिली है कहाँ पे, घाना में। घाना पता होगा गोल्ड के लिए जाना जाता है, लेकिन जो खदानें हैं, मतलब जो गोल्ड है वो भी कहीं ना कहीं मिनरल से निकलता है, रॉक से निकलता है, लेकिन रॉक नहीं है वहाँ पे। रॉक कहाँ पे, ब्राज़ील में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, कि क्या हुआ कि जब घाना जो अफ्रीका में, ठीक है, और ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में, वो एक साथ थे, और अब वो अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये तीन हो गए, 4 पॉइंट, चौदह, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, और ये आपको लगेगा भी, मतलब कि सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी स्पीसीज़ है, जो एनवायरनमेंट अगर किसी ने पढ़ा हो, तो जो स्पीसीज़ होती हैं वो अलग अलग जोग्राफी के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी सेम स्पीसीज़ मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्टिनेंट कभी ना कभी साथ में होंगे, जैसा कि अपना एग्जाम्पल दें, ठीक। ये तो एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम्पल, लेमर्स। लेमर्स मतलब लंगूर जैसे होते हैं वो। लेमर्स आर फाउंड इन इंडिया एंड मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर में जो मेडागास्कर, ठीक है। तो इनमें जो लेमर्स वाले लंगूर होते हैं वो लगभग सेम स्पीसीज़ के हैं, जबकि ये दोनों बहुत काफ़ी दूर हैं कंट्रीज, मतलब इंडिया और मेडागास्कर अपना अफ्रीका के पास में, तब भी वहाँ पे सेम स्पीसीज मिल रही है। इसका मतलब ये है कि वो कभी ना कभी सेम रहे होंगे, मतलब आसपास रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब एक पॉइंट और डालते हैं अपन, ठीक है। लास्ट पॉइंट है 5वां, मैंने बताया था 5 पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है। चार भी चल जाएंगे, 5 लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। रॉक्स ऑफ सेम एजेस, ठीक है, फाउंड अक्रॉस
द कॉन्टिनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इन ब्राज़ील एंड अफ्रीका। ठीक है, ठीक है। तो अलग अब जो रॉक्स हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग जगह के हिसाब से फॉर्म होती हैं, अलग अलग जोग्राफी के हिसाब से अलग अलग एजेस होती हैं रॉक्स की। लेकिन अगर कोई रॉक्स मतलब अगर दो जगह की रॉक्स सिमिलर एज शो कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कनेक्शन है। ठीक है, तो ब्राज़ील अफ्रीका में जो रॉक्स हैं वो उनकी एज लगभग सिमिलर है, जबकि वो दोनों काफ़ी दूर दूर हैं। वो दोनों जगह, ब्राज़ील अपना साउथ अमेरिका, अफ्रीका अपना अफ्रीका। तो इसका मतलब क्या था कि कभी ना कभी वो साथ में थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से अलग हो गए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए, ये सफिशियंट है मेरे हिसाब से इतना। तो अब मैं एक कंक्लूज़न लिख दूंगा अच्छा सा। ठीक है, कंक्लूज़न में क्या लिखें, काफ़ी खैर इसमें तो क्या ही लिख सकते हैं, कुछ सोचता हूँ मैं। कॉन्टिनेंटल थ्योरी, मतलब आप इसमें कोई वे फॉरवर्ड लिख नहीं सकते। वे फॉरवर्ड जब लिखते हैं अपन, जब मतलब समझ रहे हो, जिसमें अपन कोई सजेशन दे सकते हो, और इसमें तो क्या ही सजेशन दें मतलब। तो हाँ, तो ऐसे लिख देता हूँ कि हैंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी helps understand present location of continents and oceans, and leading way to explain other theories। The other theories जैसे कि फॉर एग्जांपल सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने ऐसे ही लिख दिया, मतलब फिर भी इसका मतलब ये है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी से अपन को ये तो पता चल गया कि आज के कॉन्टिनेंट और ओशियन ऐसे हैं तो क्यों है ऐसा, ये पता चल गया। इसके अलावा क्या हुआ कि अपन को ये पता चल गया कि आगे की जो थ्योरीज हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया है। अभी पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन लिख दिया है मैंने। जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी, अब उसमें भी कहीं ना कहीं ये यूज़ हुआ है कि कॉन्टिनेंट जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या बोलते हैं, मैग्मा बाहर आ रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेड हो रही है इस तरह से। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सपोर्ट किया ही होगा, तो इस तरह से मैंने कंक्लूजन लिखा है। तो ज्योग्राफी में वही है, जब कंक्लूजन मैंने बताया था आपको समझ में ना आए तो जो आपने लिखा है ना उसको समरी में लिख दो। जैसे ये यहाँ पे भी मैंने वही किया है, हेंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हेल्प्स अंडरस्टैंड प्रेजेंट लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, बस इतनी। ठीक है, अरे इतने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते चल जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक, एक बार दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना। ठीक है, अपन ने बता दिया, कैलकुलेट वेरिएंस ने थ्योरी दी है। ठीक है, अपने डायग्राम बना के बता दिया, हल्का सा। डायग्राम से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, नंबर मिलता है डायग्राम से, तो बनाना है आपको, सीखना है हर क्वेश्चन में। फिर मैंने पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ का यूज़ किया है। ठीक है, पैराग्राफ के सामने ऐसे एरो लगा के कर दो तो ठीक है। तो 2 पैराग्राफ का मैंने यूज़ किया है, तो जिसमें मैंने बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके सपोर्ट में 5 एविडेंस दिए। ठीक है, तो जिक्सो फिट हो गया एक, तो अपना ग्लेशियल टीलाइट हो गया, गोल्ड फॉरेट बताया मैंने। ठीक है, और सेम स्पीसीज जो मिलते हैं प्लांट एंड एनिमल के, और रॉक्स ऑफ सेम एजेस हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो अब आखिरी में फिर मैंने उसको कंक्लूड कर दिया सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये अपना अच्छा आंसर हो गया। ठीक है, और आप कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। थैंक यू।